वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में आज हम 3 चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहले आज हम करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम के एमसीक्यू। तो आज हम एक एक करके तीनों चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नेम हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं इसे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दिए गए मशीनों में से किसका उपयोग द्रव को निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने में किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है जो हमें निम्न यहाँ पर मशीनें दी हुई हैं उनमें से किस मशीन का उपयोग द्रव को एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो कौन सी मशीन यूज़ करते हैं हम। ऑप्शन ए कह रहा है हाइड्रोलिक रैम, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक जैक, ऑप्शन सी हाइड्रोलिक डोर क्लोजर, ऑप्शन डी हाइड्रोलिक प्रेस। तो यहाँ बात करते हैं पहले हाइड्रोलिक रैम का क्या काम होता है। हाइड्रोलिक रैम एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से किसी भी द्रव को एक निश्चित ऊंचाई से उससे अधिक ऊंचाई पर पहुंचाने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक रैम क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से द्रव को एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करते हैं। द्रव को किसी हाइट तक पहुंचाना है तो उसके लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, हाइड्रोलिक रैम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन बी है उसमें क्या दिया, हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक का क्या काम होता है, हाइड्रोलिक जैक का काम होता है किसी भी वेट को लिफ्ट करता है ये जैक की सहायता से। तो इसमें क्या होता है, जैसे गाड़ी के टायर आपको चेंज करने होते हैं तो गाड़ी के टायर चेंज करते समय आपको जैक का यूज़ करते हैं। तो अगर हाइड्रोलिक जैक का यूज़ करके आप गाड़ी का टायर चेंज करेंगे तो उसमें क्योंकि आपको कम फोर्स लगाकर गाड़ी को आसानी से लिफ्ट करके उसका टायर आप चेंज कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक जैक का काम होता है किसी भी वस्तु को लिफ्ट करने का काम। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। तो हाइड्रोलिक डोर क्लोजर का काम क्या होता है, ये गेट के पीछे लगा होता है। जब मान लो कई बार क्या होता है डोर को हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद वो खुद ही क्लोज करने के लिए हम सिस्टम जो यूज़ करते हैं वो होता है हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। तो आपने देखो कई दरवाजे आप खोलते हैं वो खुद बंद हो जाते हैं तो उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। तो हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सिस्टम जो होता है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, दरवाजों को ऑटोमेटिक क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें दे रहा है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस का क्या करते हैं हम, हाइड्रोलिक प्रेस के सहायता से किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। आपने देखो जहाँ पे गाड़ियों की धुलाई होती है तो वहाँ पर भी जो सिस्टम यूज़ होता है हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा ही होगा, आपका आंसर यहाँ सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हाइड्रोलिक रैम का काम क्या होता है, द्रव को एक निश्चित ऊंचाई तक पहुँचाने का कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो कह रहा था दिए गए मशीनों में से किसका उपयोग द्रव को एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोलिक रैम का उपयोग किया जाता है द्रव को एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पास्कल के नियम पर कार्य करता है। तो आपको पता होगा सबसे पहले बात तो पास्कल का नियम क्या होता है। पास्कल का नियम यह कहता है जब भी कोई द्रव क्या है किसी भी फ्लास्क में या किसी भी कह सकते हैं वेसल में शांत अवस्था में, ब्राह्म अवस्था में, किसी भी पात्र में मान लो द्रव क्या है ब्राह्म अवस्था में, तो उस पर लगने वाला दाब जो होगा वो इक्वली ट्रांसमिटेड होगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो आप दाब लगाओगे वो हर सतह पर क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाता है। वो कहता है पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम होता है किसके लिए, किसी भी द्रव के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से डिवाइस दिए हैं, हाइड्रोलिक रैम दिया है, हाइड्रोलिक जैक दिया है, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर और हाइड्रोलिक प्रेस। तो इन सब में जो द्रव यूज़ करेंगे हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए वो हाइड्रोलिक यूज़ करेंगे। तो जब हाइड्रोलिक डिवाइस हैं ये सारे तो इन सब में द्रव यूज़ होगा, ऑयल वगैरह यूज़ करेंगे इसमें। तो ये क्या एक तरह का द्रव है और द्रव पर पास्कल का नियम कार्य करता है। तो पास्कल का नियम किस पर कार्य करेगा, इसमें ऑप्शन आपका ऑल आएगा, ऑल। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है हाइड्रोलिक डिवाइस हैं, तो सब हाइड्रोलिक डिवाइस हैं इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा, इसमें ऑल आएगा। तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है कौन काम करते हैं, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक डोर क्लोजर, हाइड्रोलिक प्रेस। तो ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑल। ये चारों क्या करते हैं, पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दाब ऊर्जा को एकत्रित कर सकता है। तो बताइए जो 4 डिवाइस दिए हैं इसमें से कौन सा डिवाइस दाब ऊर्जा को एकत्रित कर सकता है। तो ऊर्जा को एकत्रित करने में, स्टोर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हाइड्रोलिक रैम,
ऑप्शन बी कह रहा है हाइड्रोलिक जैक, ऑप्शन सी कह रहा है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, ऑप्शन डी कह रहा है हाइड्रोलिक प्रेस। हमें पता है हाइड्रोलिक रैम का काम क्या होता है, द्रव को एक ऊंचाई मतलब कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम होता है हाइड्रोलिक रैम का। हाइड्रोलिक जैक का काम होता है किसी भी गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए, मतलब उसका मान लो टायर वगैरह चेंज करना है तो आप हाइड्रोलिक जैक से चेंज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस का काम होता है पूरी किसी वस्तु को लिफ्ट करने के लिए, मान लो एक जगह से उससे एक ऊंचाई तक पहुंचाना तो हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ कर सकते हैं हम। किसी वस्तु को एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ कर सकते हैं। और जो बच्चा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब भी मान लो कई बार क्या होता है, वाटर आ रहा है ऊंचाई से, तो जब वो आएगा तो उसमें क्या होगा, जो दाब ऊर्जा होगी उसे हम स्टोर कर लेंगे, और उस स्टोर करने के बाद एक्यूमुलेटर क्या करता है, उस ऊर्जा को बाद में कन्वर्ट करके दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करके वो यूज़ कर लेता है। तो कौन होता है जो दाब ऊर्जा को एकत्रित कर सकता है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो दाब ऊर्जा को एकत्रित कर सकता है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाइड्रोलिक प्रेस में प्लंजर का कार्य क्या होता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस आपने देखोगा इस तरह का आपका डिवाइस होता है। हाइड्रोलिक प्रेस का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है, जिसमें इसमें क्या होता है, बीच में पूरा भरा होता है लिक्विड, बीच में लिक्विड भरा होता है, और इधर क्या लगा होता है, इधर लगा होता है प्लंजर, इधर लगा होता है प्लंजर, और इधर क्या होता है, इधर होता है रैम, इधर रैम वाला भाग होता है। इधर प्लंजर पे हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने के बाद जो भी वेट होता है उससे हम इधर की तरफ लिफ्ट करते हैं। मतलब जो प्लंजर होता है और एक रैम होता है, दो पार्ट होते हैं हाइड्रोलिक प्रेस में। जो रैम होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उस वस्तु को रखते हैं जिससे लिफ्ट करना होता है, और जो प्लंजर वाला भाग होता है इस पे हम क्या करते हैं, उस बल को लगाते हैं जिसके जरिए हमें वस्तु को लिफ्ट करना है। तो बल को हम किस पे लगाते हैं, प्लंजर पे। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा, क्वेश्चन कह रहा है द्रवीय प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस में प्लंजर का कार्य क्या होता है। तो प्लंजर का कार्य क्या होगा, ऑप्शन ए दे रहा है, भार को उठाने में, भार को उठाने का काम तो नहीं होता है। बल को एकत्रित करने में, नहीं, बल को एकत्रित करने में नहीं होता है। बल को लगाने में, हाँ, प्लंजर की सहायता से तो हम बल को लगाते हैं, तो बल को अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लंजर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बल को लगाने में हाइड्रोलिक प्रेस में हम प्लंजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हाइड्रोलिक प्रेस से, द्रवीय प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस। तो हाइड्रोलिक प्रेस की अगर हम बात करें, इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार। तो हाइड्रोलिक प्रेस का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, जिसमें अगर हम बात करें, ये वाला हमारा प्लंजर भाग होता है, इधर हमारा रैम होता है, ये रैम होगा, और ये क्या होगा, ये प्लंजर होगा। ठीक है, और जो प्लंजर होता है उसका एरिया क्या होगा, छोटा है तो स्मॉल ए मान लिया, और रैम का एरिया क्या होता है, बड़ा होता है तो कैपिटल ए मान लिया। ठीक, रैम का एरिया मान लिया कैपिटल ए, और प्लंजर का मान लिया स्मॉल ए। आप रैम के ऊपर जो बाहर रखोगा मान लिया डब्ल्यू है, और जो हम इस पर बल लगाएंगे, जो हमारा प्लंजर पे बल लगाएंगे वो मान लिया हमने एफ। ठीक, एफ बल लगाते हैं, तो यही तो होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द्रवीय प्रेस के लिए लगाए गए बल तथा भार में संबंध बताना है आपको। तो जो बल है आपका एफ, जो बल लगा रहे हैं, और भार जो लिफ्ट कर रहे हैं डब्ल्यू, भार उठाने के लिए जो बल लगा रहे हैं एफ, तो उन दोनों में आपको संबंध बताना है। इसके लिए 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको पता है। तो जब आप बल लगाएंगे यहाँ से किस क्षेत्रफल पर लगाएंगे, स्मॉल ए क्षेत्रफल पे, प्लंजर के स्मॉल ए क्षेत्रफल पे। और जो आप बेट है, बेट किस क्षेत्रफल पे लगा है, कैपिटल ए क्षेत्रफल पे। तो बेट लगा है कैपिटल ए क्षेत्रफल पर, और बल लगाएंगे आप स्मॉल ए क्षेत्रफल पर। ठीक है, और आपको पता है जब आप बल लगाएंगे तो बल लगाने के बाद क्या होगा, जो द्रव ब्राह्मवस्था में, तो उस पर क्या काम करेगा, उस पर पास्कल का नियम काम करेगा। और पास्कल का नियम क्या कहता है, पास्कल का नियम कहता है हर जगह दाब क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब प्लंजर पे दाब और रैम पे दाब दोनों जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। तो प्लंजर पे अगर बात करें तो प्लंजर पे दाब क्या होगा, प्लंजर पे जो दाब होगा प्लंजर के लिए क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो दाब इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना था, स्मॉल ए था प्लंजर के लिए। इसी तरह से अगर हम निकालें, किसके लिए दाब निकालें, रैम के लिए, तो रैम के लिए क्या था, बल था यहाँ पे डब्ल्यू और क्षेत्रफल था ए। तो दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं दाब, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, डब्ल्यू अपॉन ए इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो इक्वेशन बनेगी हमारे डब्ल्यू अपॉन ए इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो एक क्वेश्चन आनी चाहिए, क्या आ रही है, डब्ल्यू अपॉन कैपिटल ए आएगी इक्वल टू एफ अपॉन ए आएगी। कौन सा समीकरण दिया है, ऑप्शन ए सही है हमारा। ठीक है, तो आपका इसमें समीकरण कौन सही है, ऑप्शन ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में का
किसी भी द्रव्य प्रेस के लिए लगाए गए बल तथा भार में जो संबंध होगा वो W/A बराबर F/a होगा। ठीक है, जिसमें स्मॉल ए क्या प्लंजर का क्षेत्रफल, कैपिटल ए क्या है रैम का क्षेत्रफल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ब्रेक शू के फैलने पर स्प्रिंग। तो ब्रेक शू इसमें यूज़ किस में होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रेक शू है। तो ब्रेक शू का मतलब क्या होता है, जैसे जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जैसे टायर है तो टायर में क्या होता है साइड में हमारे लगे होते हैं ब्रेक शू, रबड़ के जैसे लगे होते हैं। देखो आपने साइकिल वगैरह में अगर देखा होगा, साइकिल में जो टायर होता है उसमें ब्रेक शू लगे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो एकदम टायर पे जैसे ब्रेक लगाते हैं तो वो टायर चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है टायर भी आपका रुक जाता है। तो उसे क्या कहते हैं ब्रेक शू कहते हैं। तो ये क्या होता है जो आपके बड़े व्हीकल्स होते हैं उसमें भी इस तरह के ब्रेक शूज़ का यूज़ होता है। तो ब्रेक शू जो होते हैं वो जो हाइड्रोलिक आपका ब्रेक सिस्टम है, हाइड्रोलिक ब्रेक में यूज़ होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में यूज़ होता है ब्रेक शू। तो ब्रेक शू का काम क्या होता है, ब्रेक शू का काम होता है जब आप क्या करते हैं ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने पर जो आपके शू हैं वो क्या होता है उस समय दूर होते हैं, टायर के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। लेकिन जैसे आप ब्रेक शूज़ पे क्या करते हैं, जब आप बल लगाते हैं ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक शू क्या होते हैं घर्षण की क्या होते हैं इस सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, टायर की सरफेस कांटेक्ट में, और घर्षण के कारण क्या होता है टायर भी उसके कारण रुक जाता है ब्रेक शू के कारण। उस कंडीशन में आपको जो स्प्रिंग होगा क्या होगा फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के बाद जो आपका सिस्टम होता है वो आपका क्या होता है ये एक्सटेंड हो जाता है, और एक्सटेंड होने के बाद आपके स्प्रिंग क्या होता है फैल जाता है, और स्प्रिंग फैलने के बाद क्या होता है ब्रेक शू आपके होता है टायर पर चिपक जाते हैं। तो आपको याद रखना है जब भी ब्रेक शू फैलता है तब स्प्रिंग में क्या होता है फैलाव होता है। तो ब्रेक शू जो होता है, ब्रेक शू जो टायर में लगे होते हैं वो तब फैलेगा जब स्प्रिंग आपके फैलेंगे, और स्प्रिंग अब जब सिकुड़ेंगे तो ब्रेक शू भी क्या होगा टायर से हट जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है ब्रेक शू के फैलने पर स्प्रिंग क्या होगा फैलता है। तो जो ब्रेक शू होते हैं ब्रेक शू के फैलने पर स्प्रिंग क्या होगा फैलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द्रवीय जैक में प्लेटफॉर्म होता है। जो द्रवीय जैक होते हैं हाइड्रोलिक जैक में जो प्लेटफॉर्म होता है वो किस पे लगा होता है प्लेटफॉर्म वो होता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं हाइड्रोलिक जैक में वेट रखते हैं, जिसके ऊपर उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म। मतलब किस पे रखते हैं रैम पर। तो 7 का कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 7 का होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हाइड्रोलिक रैम जल को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। तो जो हाइड्रोलिक रैम होता है, हाइड्रोलिक रैम में क्या होता है द्रव एक हाइट से गिरता है हाइड्रोलिक रैम में, और उससे क्या होता है उसके अंदर जो क्या होता है जो काइनेटिक ऊर्जा होती है वो स्टोर करके काइनेटिक ऊर्जा को क्या करता है वो प्रेशर ऊर्जा में कन्वर्ट करके उससे क्या करता है एक हाइट तक पहुंचा देता है द्रव को। तो यही तो काम होता है हाइड्रोलिक रैम का। तो हाइड्रोलिक रैम जल को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है तो हाइड्रोलिक रैम किसका उपयोग करेगा गतिज ऊर्जा का उपयोग करके जल को एक हाइट तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जो द्रव आता है वो स्पीड से आता है एकदम, हाइड्रोलिक रैम पे गिरता है, काइनेटिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है वो प्रेशर ऊर्जा में कन्वर्ट करके पहुंचाता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक रैम जल को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए ऊर्जा उपयोग करता कौन सी, ऑप्शन ए होगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगले चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इसमें चैप्टर का नाम क्या हमारा, चैप्टर का नाम है वाटर टरबाइन एंड पंप। तो अगला चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे हम जिसका नाम है वाटर टरबाइन एंड पंप। जल टरबाइन एंड पंप के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आवेग टरबाइन है। तो आपको पता होगा आवेग टरबाइन क्या है, एक ऑप्शन ए कह रहा है पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन। तो बताइए इनमें से कौन सी आवेग टरबाइन है। तो इसमें से हमारा कौन सा आवेग टरबाइन है पेल्टन व्हील। तो आपको याद रखना है जो आपका पेल्टन व्हील है ये क्या है एक आवेग टरबाइन है, और फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन कौन सी हैं ये फ्रांसिस और कैप्लन रिएक्शन टरबाइन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आवेग टरबाइन कौन सी है पेल्टन व्हील आपकी आवेग टरबाइन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लो हेड टरबाइन। तो लो हेड टरबाइन कौन सी होती है, आपको 4 ऑप्शन दिए पेल्टन व्हील, ऑप्शन बी फ्रांसिस टरबाइन, ऑप्शन सी कैप्लन टरबाइन, ऑप्शन डी प्रोपेलर टरबाइन। तो दिए गए ऑप्शन में से आप बताइए लो हेड टरबाइन कौन सी होती है। हमने देखा था टरबाइन जो होती हैं 3 तरह की होती हैं, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। तो लो हेड टरबाइन कौन सी होती है, लो हेड टरबाइन आपको याद रखना है कैप्लन टरबाइन जो है वो लो हेड टरबाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, लो हेड टरबाइन कौन सी है कैप्लन।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आवेग टरबाइन एक्सियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है। तो आपके चार ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि एक्सियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन कौन सी होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन ए पेल्टन व्हील, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रांसिस टरबाइन, ऑप्शन सी कैप्लन टरबाइन, ऑप्शन डी प्रोपेल टरबाइन। तो आपको जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से आपको पहचानना है एक्सियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन कौन सी होती है। इम्पल्स टरबाइन कौन सी होती है आपको पता ही है, जहाँ पर वाटर क्या होता है एकदम टरबाइन के ब्लेड पे आकर टकराता है, और एक्सियल फ्लो का मतलब कि डायरेक्ट वो आएगा ब्लेड के ऊपर टकराएगा। तो एक्सियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन कौन सी होती है आपकी पेल्टन व्हील, ऑप्शन नंबर ए। तो एक्सियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पेल्टन व्हील आपकी एक्सियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मीडियम हेड टरबाइन कितने हेड के लिए होती है। तो आपको पता है लो हेड टरबाइन होती है, मीडियम हेड होती है, हाई हेड होती है, लेकिन आपकी जो मीडियम हेड टरबाइन होती है वो कितने हेड के लिए होती है आपको ये बताना है। मीडियम हेड टरबाइन के लिए ऑप्शन ए दे रहा है 30 मीटर से 150 मीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर से 2000 मीटर, ऑप्शन सी 150 मीटर से 5000 मीटर, ऑप्शन डी 30 मीटर से कम। तो 30 मीटर से कम तो यूज़ होती है लो हेड के लिए, और मीडियम हेड जो होती है 30 से 150 होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 30 से 150 मीटर हाइट की जो कह सकते हैं सीट्स के लिए मीडियम हेड टरबाइन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा सही है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टरबाइन की विशिष्ट गति स्पेसिफिक स्पीड। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन बताना है आपको। तो ऑप्शन ए आ रहा है एन रूट क्यू अपॉन एच की पावर 5/4, ऑप्शन बी है एन रूट पी अपॉन एच की पावर 3/4, ऑप्शन सी है एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/4, ऑप्शन डी है एन रूट क्यू अपॉन एच की पावर 3/4। कौन सा सही होगा? तो किसी भी टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, एन एस इक्वल टू एन रूट पी अपॉन एच की पावर 5/5। तो आपको याद रखना है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन जो होती है ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्वेश्चन कह रहा है नोज़ल का उपयोग करते हैं। तो आपको ये बताना है नोज़ल का उपयोग किस में करते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए आपको दिया पेल्टन व्हील, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रांसिस टरबाइन, ऑप्शन सी कैप्लन टरबाइन, ऑप्शन डी प्रोपेलर टरबाइन। तो आप बताइए नोज़ल का उपयोग हम किस में करते हैं। देखो फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लन टरबाइन में हम क्या यूज़ करते थे? गाइड वैन, नोज़ल तो यूज़ नहीं होती थी। तो नोज़ल का उपयोग किस में करेंगे हम? नोज़ल का उपयोग करते हैं पेल्टन व्हील में, पेल्टन व्हील में ही तो यूज़ करते थे। तो पेल्टन व्हील में जो वाटर होता था वो एक निश्चित हाइट से आता था, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम नोज़ल का उपयोग करते थे। तो नोज़ल का उपयोग हम यूज़ करते हैं पेल्टन व्हील में। तो 6 का ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ब्रेकिंग जेट का उपयोग करते हैं। तो बताइए ब्रेकिंग जेट का उपयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टरबाइन की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है टरबाइन की गति को निश्चित रखने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है टरबाइन की गति कम करने के लिए, ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? कोई भी ब्रेकिंग जेट होता है, ब्रेकिंग जेट का काम होता है जैसे कई बार क्या होता है टरबाइन आपका, जैसे आपको टरबाइन यूज़ कर रहे हैं, टरबाइन पे वाटर की स्पीड से क्या कर रहे हैं, बहुत स्पीड से धार मार रहे हैं, मतलब जो वाटर हो रहा है जेट की ये स्पीड के, जो हम वाटर को करते हैं स्पीड से मारते हैं उसे जेट कहते हैं। तो वाटर जब स्पीड से टकराता है उसे हम जेट कहते हैं, जेट, ठीक है। वाटर जब स्पीड से टकराता है उसे जेट। तो जब वाटर हम क्या करते हैं स्पीड से ब्लेड के ऊपर मारते हैं तो टरबाइन के ब्लेड घूमते हैं, लेकिन जब आपको रोकना होता है तो आप जब रोक देते हैं वाटर मारना तो उसके बाद भी क्या होता है कई घंटों तक आपकी टरबाइन घूमती रहती है हल्के हल्के, उसके बाद रुकती है। लेकिन अगर आपको कोई काम करना है उसमें या कोई फॉल्ट आ गया टरबाइन में तो आपको एकदम रुकनी होती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेकिंग जेट। जो ब्रेकिंग जेट होते हैं तो उसकी टरबाइन की मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट लगे होते हैं, जो क्या करते हैं टरबाइन के ब्लेड पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक जेट कह सकते हैं जो पानी की धार है वो ब्लेड के ऊपर लगती है, जिससे क्या होता है आपका स्पीड उसकी हल्की हल्की कम हो जाती है जल्दी और जल्दी रुक जाता है। तो ब्रेकिंग जेट का काम क्या होता है टरबाइन की गति को कम करने के लिए काम करते हैं जब आपको रोक रही होती है टरबाइन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ड्राफ्ट ट्यूब का आकार होता है। तो आपको ये बताना है ड्राफ्ट ट्यूब का आकार कैसा होता है।
ऑप्शन ए कह रहा है सर्कुलर, ऑप्शन बी कह रहा है सिलेंड्रिकल, ऑप्शन सी कह रहा है रेक्टेंगुलर, ऑप्शन डी कह रहा है सिलेंड्रिकल विद इंक्रीज डाया। तो आपने देखो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, हल्की इस तरह से होती है, वो क्या होती है हल्की सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, लेकिन हल्का हल्का डाया उसका बढ़ता जाता है। क्यों? जिससे प्रेशर उसका क्या हो जाए, कम होते जाए। जब वाटर जहाँ से ऊपर से गिरे तो उसका प्रेशर कम हो जाए, जिससे क्या अंदर का प्रेशर बढ़े नहीं। तो जो ड्राफ्ट ट्यूब का आकार होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है विद इंक्रीज डाया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका डी सही है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, सिलेंड्रिकल विद इंक्रीज डाया। ठीक है। आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टरबाइन का किस ऊर्जा का उपयोग कर किस ऊर्जा में रूपांतर करते हैं। तो टरबाइन आपने देखिए, टरबाइन का हम उपयोग करते हैं, तो टरबाइन का उपयोग करके किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो जो टरबाइन होती है, टरबाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी देते हैं उसे, मतलब वाटर को एकदम क्या करते हैं, एंटर कराते हैं हाई स्पीड से ब्लेड के ऊपर। तो ब्लेड के ऊपर हम क्या करते हैं, वाटर को एंटर करा रहे हैं, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी दे रहे हैं। उसके बाद क्या करता है, ब्लेड से टकराने के बाद टरबाइन घूमती है, मतलब वो क्या कर रहा है, फिर मोशन कर रहा है, मतलब कैसी एनर्जी दे रहा है हमें, मैकेनिकल एनर्जी। तो हाइड्रोलिक एनर्जी क्या करता है, ये हमारा टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और बाद में जनरेटर लगा देते हैं हम टरबाइन के साथ। वो क्या करता है, उस मैकेनिकल वो जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। टरबाइन के पीछे जनरेटर लगा होता है। ठीक है। तो टरबाइन का काम क्या है, टरबाइन का काम होता है हाइड्रोलिक एनर्जी को लेगा और ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए कह रहा है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी कह रहा है हाइड्रोलिक टू मैकेनिकल, ऑप्शन सी है मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल टू हाइड्रोलिक। तो कौन सा सही होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइड्रोलिक टू मैकेनिकल। तो टरबाइन का उपयोग करके हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कैविटेशन किस कारण होता है। तो आपको पता है कैविटेशन कब होता है, अगर मान लो किसी भी वाटर को हम क्या करें, अगर मान लो किसी पाइप में क्या है, किसी पाइप में वाटर है, ठीक है, वाटर का फ्लो हो रहा है, और उसके अंदर अगर मान लो क्या करते हैं आप, वाटर का लेवल, वाटर के प्रेशर को क्या करते हैं, कम करते जाएँ। तो एक तो ये होता है, अगर मान लो किसी बर्तन में हम क्या करते हैं, किसी बर्तन में वाटर को डालकर उसे गर्म करें, उसका तो बॉइलिंग पॉइंट से वो ऊपर आ जाएगा, और जो वाटर है वो क्या होगा, बबल के फॉर्म में ऊपर उठकर टकराने लगेगा सतह पे। एक तो ये हो सकता है, लेकिन यही घटना क्या होती है, एक तो टेम्परेचर आप बढ़ा के कर सकते हैं ये घटना बबल को फॉर्म करने की, मतलब वाटर को बबल में फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। और दूसरी घटना क्या होती है, जब मान लो किसी भी पात्र में, बर्तन में द्रव के अंदर का द्रव का क्या हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, और द्रव का प्रेशर इतना कम हो जाए कि उसका जो टेम्परेचर है बबल में चेंज होने का वो प्राप्त हो जाए उसे, जिससे क्या होगा, वो जिसके कारण क्या होता है, बबल में चेंज हो जाता है वाटर। ठीक है। तो अगर मान लो आप क्या करें, किसी भी पात्र में या किसी भी पाइप में द्रव के अंदर का दाब क्या हो जाए, इतना कम हो जाए, जिससे क्या हो, वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसे अपना आप ही क्या हो जाए, कम प्रेशर के कारण वो उसे प्राप्त हो जाए, और वो बॉल में चेंज हो जाए, और बॉल में चेंज होने के बाद वो किसी सतह से टकराता है, वही घटना क्या कहलाती है, उसकी कैविटेशन कहलाती है। क्योंकि वो जो टकराता है, तो जिस सतह से टकराएगा वो बार बार टकराने से क्या होगा, वहाँ पे कैविटी जनरेट होने लगेंगी, उस सतह पे कैविटी जनरेट होती हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेस कैविटेशन कहलाता है। तो कैविटेशन होता किस कारण से, दाब कम होने पर। ठीक है, दाब कम होने पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है पंप किसी ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतर करता है, मतलब पंप किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आपको पंप पता है, पंप को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हैं, उसके बाद क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को वो मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका पंप घूमता है, और फिर उससे क्या मिलती है आपको, द्रव मिलता है, द्रव मतलब हाइड्रोलिक ऊर्जा मिलती है। तो क्या होता है आपका पंप आपको इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लेके हाइड्रोलिक ऊर्जा देता है, द्रव देता है। तो हाइड्रोलिक ऊर्जा को दे रहा है, इनपुट के लिए ना इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, तो पंप क्या करता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को वो हाइड्रोलिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कौन सा है आपका। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें से जो पंप दिए हुए हैं इनमें से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कौन सा है, हमारा पश्चाग्र पंप होता है। तो पश्चाग्र पंप जो है ये हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वैन पंप में सामान्यतः वैन होती हैं।
तो जो वैन पंप होते हैं, वैन पंप जो स्प्रिंग की वैन्स होती हैं, तो उसमें जो वैन होती हैं वो कितनी होती है नंबर ऑफ संख्या में, वो 4 से 8 होती हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन कह रहा है अभिकेंद्री पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप में द्रव का विसर्जन तब होता है जब दाब ऊर्जा बराबर होती है। तो किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको याद रखना है, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में द्रव का विसर्जन डिस्चार्ज कब होता है, जब आपकी दाब ऊर्जा जो होती है वो वेलोसिटी हेड के मतलब गतिज सीड्स के बराबर हो जाती है, सॉरी उसके वेलोसिटी हेड के बराबर हो जाती है। ठीक है, गति सीड्स के बराबर हो जाती है। तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो द्रव एंटर होता है तो उसमें उस समय क्या होता है, द्रव दाब ऊर्जा अधिक हो जाती है। दाब ऊर्जा क्यों अधिक हो जाती है, क्योंकि जब वो वाटर अंदर भर जाता है तो ब्लेड उससे टकराते हैं तो उसकी दाब ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब उसकी दाब ऊर्जा क्या होती है, उसकी वेलोसिटी हेड के बराबर हो जाती है, तब आपका डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। तो आपको याद रखना है किसी भी अभिकेंद्री पंप में जब आपकी दाब ऊर्जा वेलोसिटी हेड के बराबर हो जाती है तब आपका प्रवाह होना स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है अब केंद्रीय पंप है, तो अब केंद्रीय पंप कैसा पंप है, ऑप्शन ए पॉजिटिव पंप, नहीं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप तो कौन सा है, पश्चागर पंप। ऑप्शन बी डायनेमिक पंप, ऑप्शन सी निगेटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, ऑप्शन डी बोथ, बी एंड सी। तो हमारा जो अपकेंद्रीय पंप होता है ये क्या है, हमारा अपकेंद्रीय पंप है, डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट पंप है। ठीक है, तो 15 का होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला चैप्टर है हमारा, अगले चैप्टर का नाम क्या है, तेल शक्ति युक्त द्रविक तथा वायवीय प्रणाली का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। तो ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम की हम एमसीक्यू देख लेते हैं अब। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है हाइड्रोलिक सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड कौन सा होता है। तो आपको पता होगा कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है तो उसमें वर्किंग फ्लूइड क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए ऑयल, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो कौन सा होता है, किसी भी द्रविक प्रणाली में हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है ऑयल। ऑयल को ही तो यूज़ करते हैं हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है वायवीय प्रणाली न्यूमेटिक सिस्टम में वर्किंग फ्लूइड कौन सा होता है। तो किसी भी वायवीय प्रणाली न्यूमेटिक सिस्टम में हम क्या यूज़ करते हैं, वायु का यूज़ करके हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो एयर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो किसी भी वायवीय प्रणाली में वर्किंग फ्लूइड हम यूज़ करते हैं एयर के लिए। ठीक है, एयर यूज़ करते हैं वर्किंग फ्लूइड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पंप का उपयोग करते हैं, पंप का उपयोग करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, न्यूमेटिक सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में, नन। तो आपको पता है पंप का यूज़ करके करते हैं, किसी भी द्रव के प्रेशर का इंक्रीज़ करते हैं, किसी भी द्रव को आपको प्रेशराइज करना है, जैसे ऑयल जब एंटर होता है तो उसका प्रेशर बढ़ाते हैं हम हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो पंप के जरिए बढ़ाते हैं। तो पंप का उपयोग किस में करते हैं हम, हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्वतः स्नान का प्रबंध होता है। तो बताइए स्वतः मतलब खुद लुब्रिकेशन किस में हो जाता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में, क्योंकि उसमें ऑयल यूज़ होता है लुब्रिकेंट के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th का कौन सा होगा, 4th का होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतः स्नान का प्रबंध हाइड्रोलिक सिस्टम में होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑयल यूज़ हो रहा है इसलिए खुद ही लुब्रिकेंट हो जाता है, लुब्रिकेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कंप्रेसर संपीड़क का कार्य क्या होता है। संपीड़क का कार्य क्या था, वायु के दाब को बढ़ाना। तो 5वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो कंप्रेसर या संपीड़क का उपयोग करके हम क्या करते हैं, वायु का दाब बढ़ा देते हैं। तो 5वें का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लीकेज होने पर प्रणाली बंद हो जाती है। तो बताइए किस में प्रणाली बंद हो जाएगी लीकेज होने पर। तो आपको पता है 2 सिस्टम होते हैं, एक तरह से हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। न्यूमेटिक में तो एयर का लीकेज होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाइड्रोलिक में क्या होता है, ऑयल होता है, ऑयल लीक अगर लीकेज हो जाता है तो उसमें क्या होता है, आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो लीकेज होने पर प्रणाली बंद हो जाती है कौन सी, हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेज होने पर प्रणाली बंद हो जाती है। 6 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम कितने दाब पर कार्य करता है। तो आपको ये बताना है हाइड्रोलिक सिस्टम जो होता है वो कितने दाब पर काम करेगा। ऑप्शन ए 10 बार पर, बार क्या है यहाँ पे प्रेशर का मात्रक है बार। ऑप्शन बी कह रहा है 50 बार पर, ऑप्शन सी कह रहा है 100 बार पर, ऑप्शन डी कह रहा है 700 बार पर। तो कोई भी जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है आपको याद रखना है हाइड्रोलिक सिस्टम कितने दाब पर काम करता है, 700 बार, 700 बार दाब तक काम करता है। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो 700 बार दाब तक काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वायवीय प्रणाली न्यूमेटिक सिस्टम कितने दाब पर काम करता है। और जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है इसमें दाब कितना होता है हमारा 10 बार तक होता है सिर्फ। मतलब न्यूमेटिक सिस्टम जहाँ यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर आप रख सकते हैं 10 बार। तो न्यूमेटिक सिस्टम में जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 10 बार तक होता है। ठीक है, तो न्यूमेटिक सिस्टम कितने दाब तक कार्य कर सकता है 10 बार तक। 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें।